उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्नलिखित सीखने में सक्षम हो जाएंगे। लोहे से बने उपकरणों के प्रयोग से कृषि में अचानक आए परिवर्तन पर चर्चा करने में, खेती के क्षेत्र में सिंचाई विकसित करने के लिए किए गए प्रयासों पर चर्चा करने में, गांव के सामाजिक जीवन एवं कस्बों व शहरों की उत्पत्ति की व्याख्या करने में, प्राचीन इतिहास के विभिन्न घटकों को रेखांकित करने में, जैसे पुराने धर्म ग्रंथों, मूर्तियों एवं यात्रियों के विवरण, शिल्पकला, कारीगरों के जीवन तथा व्यापार व वाणिज्य के प्रसार पर चर्चा करने में, लोहे के औजार एवं खेती। इस उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 वर्ष पहले आरंभ हुआ था। महापाषाण कब्रों में हमें लोहे के औजारों एवं हथियारों का एक बड़ा संग्रह मिला। करीब 2500 वर्ष पहले लोहे के औजारों के बढ़ते उपयोग का प्रमाण मिलता है। उनमें हंसिया, सणसी, विभिन्न प्रकार की कुल्हाड़ियां एवं जुताई के लिए हलों के फाल सम्मिलित थे। एक व्यवसाय के रूप में कृषि या खेती। समृद्ध हो रहे राज्यों को यह बात समझ में आ गई थी कि गांवों से उन्हें कर एवं शुल्क प्राप्त होगा तथा गांवों के समर्थन के बिना राजाओं तथा उनके राज्यों का बने रहना कठिन था। अतः शासकों ने गांव में सिंचाई प्रणाली का निर्माण करने में मदद की। उस समय अनेक नहरें, कुएं, तालाब एवं कृत्रिम जलाशय बनाए गए। सिंचाई प्रक्रियाओं से पूरे वर्ष फसल की उपज सुनिश्चित हो सकी तथा इससे उत्पादन में भी वृद्धि हुई। गांव व ग्रामीण जीवन। 2300 साल पहले संगम साहित्य से हमें दक्षिणी भारत के गांवों के बारे में पता चला। वेल्ला बड़े भूस्वामी एवं गांवों के प्रमुख हुआ करते थे। साधारण हलवाहे, उजहावर एवं भूमिहीन मजदूर या दास अधिमई कहलाते थे। देश के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। वे गांव के स्थानीय राजा की तरह होते थे, क्योंकि ग्राम भोजक के पद पर प्रायः गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। साधारणतया इनकी जमीन पर इनके दास एवं मजदूर काम करते थे। इसके अतिरिक्त प्रभावशाली होने के कारण प्रायः राजा भी कर वसूलने का काम इन्हें ही सौंप देते थे। गृहपतियों के पास कम मात्रा में भूमि होती थी तथा दास, कर्मकार भूमिहीन मजदूर होते थे। ब्लैकस्मिथ, कूटर, सुतार और बुनकर भी गांव में रहते थे। लोहार, कुम्हार, बढ़ई तथा बुनकर जैसे शिल्पकार भी गांवों में रहते थे। ऐतिहासिक संसाधन एवं उनकी किस्में। हमें विभिन्न घटकों से प्राचीन इतिहास के बारे में पता चलता है, जैसे जातक कथाओं व अन्य कहानियों के माध्यम से, अर्थशास्त्र व अन्य धार्मिक पांडुलिपियों जैसे अनेक विद्वतापूर्ण लेखन से, विभिन्न मूर्तियों एवं वास्तुकला से तथा हमारे देश का दौरा करने वाले पर्यटकों के यात्रा विवरणों से। जातक एवं अन्य धर्म ग्रंथ। जातक कथाओं से हमें पता चलता है कि नगरों में लोग विभिन्न व्यवसायों में काम करते थे, जैसे कुम्हार, लोहार, सहायक, माली आदि का। शाही लोगों के साथ अच्छे सौदे की आशा में कई व्यापारी कस्बों और शहरों का दौरा करते थे। अर्थशास्त्र से हमें विभिन्न समाजों, विभिन्न प्रकार की कारीगरी एवं पूरे क्षेत्र में उनके संबंधित व्यापार के बारे में पता चला। मूर्तिकला एवं वास्तुकला। पुराने इतिहास के बारे में जानने में मूर्तिकला एवं वास्तुकला बहुत उपयोगी है। सजावटी रेलिंग, खंभों एवं प्रवेश द्वारों के अतिरिक्त मूर्तिकार चित्रण में पत्थरों को भी कलात्मक ढंग से उकेरते थे। दिल्ली के आसपास वलयकूप मिले, जिन्हें गुस्लखाने, नाली या कूड़ेदान के रूप में उपयोग करने के लिए सिरेमिक के वृत्तों एवं मिट्टी के पात्रों की कई पंक्तियों को जोड़कर बनाई गई होती थीं। सांची के स्तूप की एक मूर्तिकला में पत्थर पर नक्काशी कर शहर के जीवन का दृश्य दर्शाया गया है। यात्रियों द्वारा विवरण। अज्ञात यूनानी यात्री ने भरूच, पूर्व में बेरीगाजा के बंदरगाह का विवरण लिखा है। इस बंदरगाह के माध्यम से शराब, तांबा, टिन,
सीसा, मूंगा, पुखराज आदि का आयात होता था। हिमालय की जड़ी बूटियां, हाथीदांत, गोमेद, कार्निलियन, कपास, रेशम तथा इत्र यहां से निर्यात किए जाते थे। राजा द्वारा नियुक्त कुशल मछुआरे ही बेरी गाजा की संकरी खाड़ी में जहाजों को ले जा सकते थे। शहरों की अर्थव्यवस्था एवं विकास। शाही राजवंशों एवं मध्य साम्राज्यों द्वारा भारत में जारी सिक्के की ढलाई 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 1 शताब्दी ईसा पूर्व के बीच कभी आरंभ हुआ होगा। प्रारंभिक चरण में मुख्य रूप से तांबे एवं चांदी के सिक्के सम्मिलित थे। उससे पहले हमने देखा कि कई अन्य प्रक्रियाएं प्रचलित थीं, जिनमें लोग एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु दिया करते थे। भारत में कौड़ियों का प्रयोग पहले वस्तु द्रव्य के रूप में किया जाता था। संगम साहित्य के अनुसार पुराने समय में नमक व्यापारी चावल व अन्य सामग्रियों के आदान प्रदान से मध्य पूर्व तथा चीन से लवण इकट्ठा करने के लिए अपने परिवारों के साथ दक्षिण भारत आए। मथुरा में नई नगरीय आबादी। मथुरा 2500 वर्ष से भी अधिक समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा है। यह महत्वपूर्ण था क्योंकि यातायात एवं व्यापार के दो मुख्य मार्गों के मिलाप स्थान पर स्थित था। इनमें से एक रास्ता उत्तर पश्चिम से पूरब की ओर तथा दूसरा उत्तर से दक्षिण की ओर जाता था। नगर में अनेक मंदिर थे। मूर्तियों के साथ वहां कई शिलालेख पाए गए। लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बन गई। यह बौद्ध, जैन एवं हिंदुओं के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक केंद्र था। शिल्प और इसके व्यापार। कुम्हारी एवं बुनाई। कई पुरातात्विक साक्ष्यों से हमें बेहद उत्कृष्ट कुम्हारी के नमूने मिले, जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है। यह काली मिट्टी मुख्य रूप से उपमहाद्वीप के उत्तरी हिस्से में पाई जाती थी तथा उनमें बहुत चमक होती थी। कई प्राचीन ग्रंथों एवं हस्तलेखों से हमें पता चलता है कि कपड़ा बुनाई उन दिनों बहुत महत्वपूर्ण शिल्पकला थी। उत्तर में वाराणसी एवं दक्षिण में मदुरै इस शिल्पकला के प्रसिद्ध केंद्र थे। अर्थशास्त्र में वर्णन किया गया है कि किस प्रकार विशेष पदाधिकारियों की देखरेख में कारखानों में सूत की कताई व बुनाई की जाती थी। चाणक्य ने वर्णन किया है कि ऊन, पेड़ों की छाल, कपास, पटुआ तथा सन को तैयार करने के काम में विधवाओं, सक्षम अक्षम महिलाओं एवं अन्य को लगाया जा सकता है। कच्चे माल, प्रशिक्षण, व्यापार एवं वित्त। श्रेणी व्यापारियों, दुकानदारों एवं कारीगरों का एक संघ होता था। यह कारीगरों एवं व्यापारियों द्वारा आरंभ किया गया था। श्रेणियां कारीगरों के लिए प्रशिक्षण एवं कच्चे माल प्रदान करती थीं। श्रेणियां धार्मिक एवं अन्य अनुदानों के संरक्षक व बैंकरों के रूप में भी कार्य करती थीं। एक सूक्ष्म निरीक्षण। अरिकामेडु। लगभग 2200 से 1900 वर्ष पहले अरिकामेडु एक पत्तन था। वहां दूर दूर से आए जहाजों से सामान उतारे जाते थे। बंदरगाह में उतारे गए सामानों के संचय के लिए यहां बना एक विशाल गोदाम भी पाया गया। मिट्टी के पात्र बनाने की शिल्पकला उस समय बहुत अधिक विकसित थी। खुदाई के दौरान एम्फोरा तथा एरेटाइन पात्र पाए गए थे। सारांश। हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। लोहे के औजारों के प्रयोग एवं सिंचाई संबंधी उपायों को अपनाने से खेती के क्षेत्र में एक बड़ा परिवर्तन आया। राजाओं एवं अन्य शासकों ने कर संग्रह के विभिन्न तरीके आरंभ किए। उत्तरी एवं दक्षिणी भारत में गांव के जीवन में काफी समानता थी। लोहार का काम, कुम्हारी, बढ़ई का काम, शिल्पकारी, कारीगरी जैसे अन्य व्यवसायों के साथ अनेक शहरों व कस्बों का विकास किया गया।